पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तराखंड में धामी रिटर्न्स। जी, पुष्कर सिंह धामी के हाथ में फिर से आ गई है उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की कमान। धामी भले ही सीएम रहते हुए इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन वो हार कर भी जीतने वाले बाजीगर बन गए। उनके सिर पर सज गया है ताज। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक में कुछ ही देर पहले धामी को नेता चुन लिया गया। इसकी घोषणा बीजेपी के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त खास बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी से। लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विजयी हुई है और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो अभूतपूर्व था। एक बड़ा सवाल है कि पुष्कर धामी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि आप भी यहाँ के लीडर हैं, तो आप लोगों से कुछ डिस्कस हुआ? हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, धामी जी और हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और उत्तराखंड के अंदर चुनाव तो देखिए, चुनाव तो खाना पूर्ति होना है, उसमें अब क्या होना है, लेकिन अब हम सब लोग मिलकर तय करेंगे कि उत्तराखंड का भविष्य का उत्तराखंड कैसा हो, उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास हो, उत्तराखंड में जो लोगों को जो परेशानियां हैं कैसे मिलकर दूर करें। एक सब एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। सबकी निगाहें शपथ ग्रहण कब होगा? वो आने वाले एक आध दिन में तय हो जाएगा। बात करने के लिए अनिल बलूनी जी थे। अनिल बलूनी जी साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड के विकास के लिए 5 साल के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के लिए पुष्कर धामी जी को मौका मिला है, क्योंकि उत्तराखंड में मिथक टूटा है और पुष्कर सिंह धामी हीरो बनकर उभरे हैं। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, देहरादून। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक बनकर उत्तराखंड पहुंचे थे और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर के बाद राजनाथ सिंह की तरफ से मीडिया के सामने क्या कहा गया, ये सुनिए। अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं एक लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहाँ पर मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको यहाँ पर और पार्टी ने आपको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, तो क्या संदेश था पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर के या अन्य नेताओं के लिए? किस तरह से देखते हैं धामी जी को? सरकार चला चुके हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं उत्तराखंड का एक समग्र विकास होना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर हमारी उत्तराखंड की सरकार पुष्कर धामी के नेतृत्व में काम करेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह। सर, आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 सालों में? पुष्कर धामी को अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे, लेकिन आखिरकार आज विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मोहर लग गई है। पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार कर भी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। आज प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था, अपना पुष्कर फ्लावर भी है, फायर भी है। तब यह बयान खूब चर्चित रहा था। तो आज आखिरकार पार्टी की तरफ से मोहर लगा दी गई है। जीत अभूतपूर्व जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी को उत्तराखंड में मिली, क्योंकि 70 में से 47 सीटें बीजेपी ने धामी के नेतृत्व में ही जीती थी। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है, यह कांग्रेस को समझना चाहिए। उत्तराखंड के चुनाव नतीजों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन अब जब उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो उत्तराखंड की राजनीति में फिल्म पुष्पा का डायलॉग फिट बैठ गया। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की राजनीति के फायर बन गए हैं, जो चुनाव हारकर भी फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहे। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड चुनाव में सभी ने धामी के कामों को खूब सराहा और उन्हीं के कप्तानी में चुनावी मैदान में उतरे। और जब 10 मार्च को नतीजे आए तो जनता का भरोसा भी 47 सीटों पर जीत के साथ सामने आया, लेकिन धामी खुद खटीमा से
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 23 मार्च को शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है और अब शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। उत्तराखंड में 23 मार्च मतलब दिन बुधवार जब शपथ ग्रहण होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, तारीख सामने आ गई है, जगह के बारे में कुछ पता चल पा रहा है और किस किस को न्योता भेजा जाएगा इस शपथ ग्रहण के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो 23 तारीख को परेड ग्राउंड पर होगा। परेड ग्राउंड में यह आयोजित किया गया क्योंकि कल झंडा मेला है और उत्तराखंड के लिए झंडा मेला बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूरे देहरादून में पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं झंडा मेला से और पूरे देहरादून में भीड़ ही भीड़ होती है लोगों की, जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं। इसकी वजह से कल ये रखा नहीं जाएगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 23 तारीख को शपथ ग्रहण कार्यक्रम पुष्कर धामी का परेड ग्राउंड में रखा जाएगा और माना ये जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जेपी नड्डा और कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे और उस समय यहाँ पे शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के। तो एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि अब जब पुष्कर धामी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो माना जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो 23 मार्च मतलब परसों, मतलब बुधवार का दिन जब तय किया गया है पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के लिए परेड ग्राउंड में ये आयोजन किया जाएगा। और इस बीच पुष्कर सिंह धामी को जरा जान लीजिए आप, क्योंकि पिछले कार्यकाल में करीब 8 महीने तक ही सीएम रहे पुष्कर सिंह धामी, पर धामी ने उत्तराखंड में बीजेपी की धरती बचा ली और इसी वजह से एक बार फिर आज पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है ताजपोशी के लिए। देखिए 4 जुलाई 2021 की वो तारीख थी जब सीएम बनाए गए थे धामी। दो मुख्यमंत्री बीजेपी धामी से पहले बदल चुकी थी, तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर उस पिछले कार्यकाल में धामी को कमान सौंपी गई। इस बार उत्तराखंड की जो खटीमा सीट है, पारंपरिक सीट धामी की, जहां से वो चुनाव 2012 में जीते, 2017 में जीते, वो खटीमा सीट से इस बार चुनाव हार गए। अच्छा, पहले 2 बार इसी खटीमा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2012 में भी ये सीट जीती थी, 2017 में भी ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार खटीमा सीट से हार गए। और 2001-2002 में पूर्व सीएम कोश्यारी के ओएसडी थे पुष्कर सिंह धामी। इस बार जमकर बीजेपी के लिए मेहनत की उत्तराखंड में धामी ने, और धामी को अब आखिरकार उस मेहनत का फल मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी फिर से बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड की शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम का जैसे ही फैसला हुआ, लखनऊ में बैठे केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दे डाली। सोशल मीडिया पर धामी को पहली बधाई बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने दी है। और इस बधाई की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में पिछली डेप्यूटी सीएम थे, वो भी तो अपना चुनाव हार गए हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हारे। तो अब हारे हुए पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने जा रहे हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य की भी उम्मीदें यहां से बुलंद होती हुई नजर आ रही हैं? और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो एमएलसी चुनाव है उसके नामांकन के दौरान बड़ा बवाल हुआ है। यूपी में एमएलसी चुनाव नामांकन के दौरान भारी बवाल हुआ है। एटा फर्रुखाबाद में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके साथ मारपीट करने का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नामांकन भरने के लिए उसके जो नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। और अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुलिस नजर आ रही है कुछ बीच बचाव कराती हुई। यहाँ पर 2 पक्ष एजेंसियों के साथ गुत्था होते हुए उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन एटा फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के साथ ये घटना घटी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल एटा की बताई जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एटा की तस्वीरें हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, एटा फर्रुखाबाद एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान ये बवाल क्या दिखा रहा है?
रोमाना देखिए कई जगहों पर बहुत दिलचस्प आज हुआ है। जो भिड़ंत आप देख रही हैं, जो तस्वीरें हैं, ये एटा से जहां अखिलेश यादव की बेहद करीबी और जो एमएलसी थे यहाँ से ना उदयवीर, वो अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने गए और उससे पहले ही कुछ लोग आए और उनका नामांकन का पर्चा छीन कर सकते थे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक और उम्मीदवार हैं राकेश, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फर्रुखाबाद में ऐसा हुआ, मेरठ में बहुत झगड़े हुए और इतना भी समय नहीं बचा था क्योंकि आज आखिरी दिन था नामांकन का, तो ये लोग नामांकन कर ही नहीं पाए। और इस तरीके से जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा था, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली। नहीं, आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तो ये बताइए जरा कि उदयवीर सिंह का नामांकन हो पाया या वो पर्चा दाखिल ही नहीं कर पाए? नहीं, पर्चा दाखिल नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। अभी चुनाव आयुक्त के पास सब लोग गए थे, मुख्य चुनाव अधिकारी के पास समाजवादी पार्टी की टीम गई थी, प्रतिनिधिमंडल, इसी बात की शिकायत करने के लिए, लेकिन चूंकि नामांकन ही नहीं दाखिल हो पाया तो ऐसी स्थिति में चुनाव होने की स्थिति आएगी नहीं और निर्विरोध चुन लिए जाएंगे जहाँ जहाँ नामांकन का पर्चा दाखिल नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या चुनाव आयोग इन तस्वीरों को देखकर भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले सकता इस मामले में? पंकज, नियम क्या कहता है? देखिए, चुनाव आयोग इस पर अपने फैसला लेगा। अभी प्रतिनिधिमंडल गई थी समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में, उन लोगों ने जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं, उन सबको दिखाया है। अब चुनाव आयोग अगर इसमें कोई बड़ा फैसला कर लेता है, उससे पहले वो लोग ना वहाँ के जो एटा के डीएम और एसपी, उनकी भी रिपोर्ट लेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग फैसला करेगा कि इस मामले में क्या करना है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, एक बार जब हो गया तो हो गया। पहले भी इस तरह की घटनाएं हमने 2017 में देखी थी कि एक बार अगर नामांकन का पर्चा कोई छीन के ले गया तो चुनाव टलता नहीं है, चुनाव टला नहीं और निर्विरोध चुन लिया गया लोग। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं पंकज झा। नामांकन का पर्चा लेकर ही भाग गए दूसरे पक्ष के लोग। ये एटा और फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, उन्हीं का पर्चा लेकर भाग गए और ऐसे में अब जो स्थिति बन रही है तो मतलब बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो निर्विरोध यहाँ से चुन लिए जाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो चुनाव आयोग में पहुंचा है अपनी शिकायत लेकर, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एटा और फर्रुखाबाद में जिस तरीके का हंगामा हुआ है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने आए थे। नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख, और ऐसे में उनका नामांकन दाखिल करने वाला जो पर्चा था वही लेकर दूसरे पक्ष के लोग भाग गए, फरार हो गए। ये यूपी एमएलसी चुनाव में जो बवाल कटा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। तो आखिरकार क्या है वो मेगा प्लान और कैसे लखनऊ के इकाना स्टेडियम के भीतर योगी की शपथ की तैयारियां जोरों पर है, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के अंदर तैयार खड़ा ये वही मंच है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सेकेंड इनिंग का आगाज करेंगे। लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जो मंच बनाया गया है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी लोग इसी सामने जो मंच तैयार किया गया है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में कुछ और विशेष लोग भी मौजूद रहेंगे जो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके साक्षी बनेंगे।
यूपी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल खत्म करके दोबारा कुर्सी संभालने जा रहा है। मौका बहुत बड़ा है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह ज्यादा से ज्यादा लोग बने, इसलिए मैदान के अंदर लाल रंग की ये हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो स्टेडियम है, करीब 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जो साक्षी बनेंगे इस भव्य समारोह के। इसके अलावा वीवीआईपीज़ के लिए अलग से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, जहाँ पर वीवीआईपी बैठेंगे। लगभग 150 से 200 वीवीआईपी की यहाँ पर व्यवस्था होगी, जिसमें अगर बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे, तमाम वीवीआईपी होंगे। इकाना स्टेडियम के इन स्टैंड्स में 50,000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में करीब 75,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, इसलिए कुर्सियां इसी तरह लगाई जा रही हैं। स्टेडियम के अंदर एलईडी स्क्रीन के भी इंतजाम है। स्टेडियम के बाहर भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। स्टेडियम की तरफ आने वाले रास्तों पर रंग बिरंगे फूलों के गमले और पेड़ लगाए गए हैं। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और मेरे ठीक पीछे जो इकाना स्टेडियम है, इसी स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। नए पौधों के फूल पौधों के गमले यहाँ पर रखे गए हैं और लगातार अधिकारियों के दौरे यहाँ पर लग रहे हैं। और इस वक्त मेरे दाईं ओर की तस्वीरें आप देखेंगे, जहाँ पर बड़ी एक पार्किंग डेवलप की जा रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था की जाएगी। चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई बड़े मंत्री और साथ ही साथ संगठन के बड़े पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। खास अतिथियों के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। खास मेहमानों के लिए स्टेडियम के अंदर पार्किंग का भी इंतजाम है। स्टेडियम के बाहर भी 20,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण में मेहमानों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्रदेश बीजेपी की ओर से हर जिले में खास निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे पहले हर क्षेत्र से 2 कार्यकर्ता इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। बीजेपी जिला अध्यक्षों से आने वाली लिस्ट मांगी गई है। सभी जिलों से बीजेपी कार्यकर्ता भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। साधु संत, डॉक्टर, इंजीनियर और साहित्यकार शपथ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र के जरिए समारोह में एंट्री मिलेगी। कार्यक्रम बहुत बड़ा है, इसलिए अतिथियों के आने जाने की व्यवस्था पर सांसदों और विधायकों की भी नजर रहेगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ से 2 दिन पहले लखनऊ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब खबर पंजाब से है, जहां सरकार बनने की 11 दिन के भीतर ही आम आदमी पार्टी ने अपने 5 चेहरों को जीत का तोहफा दे दिया है। दरअसल पंजाब से 5 नाम राज्यसभा के लिए आगे कर दिए गए और इन लोगों ने पर्चा भी भर दिया, जिनमें केजरीवाल के करीबी राघव चड्ढा, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा टिकटों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी, हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर, डॉक्टर संदीप पाठक आईआईटी दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर, अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक और संजीव अरोड़ा पंजाब के बड़े बिजनेसमैन। ये वो 5 नाम हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव की महाजीत का तोहफा दिया है। इन 5 को राज्यसभा भेजा जा रहा है। आज इन 5 ने सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में अपना अपना पर्चा भर दिया। केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से 2 साल पहले ही पहली बार विधायक बने थे। राघव चड्ढा इस समय दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। साल भर पहले ही उन्हें आम आदमी पार्टी का पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया था। राज्यसभा की सीट उन्हें पंजाब चुनाव में पार्टी की जीत का तोहफा मानी जा रही है। वहीं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह पंजाब के सीएम भगवंत मान के करीबी दोस्तों में से हैं। भगवंत मान ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया है, जिसकी कमान हरभजन को सौंपी जा सकती है। जहां पे मैं जाऊंगा, मैं वहां पे अपना जरूर, जो मुझे लगता है कि
बात रखने वाली है मैं रखूंगा। वो स्पोर्ट्स की बात हो या पंजाब की किसी और क्षेत्र की बात हो तो मैं ज़रूर वो बात करूंगा जिससे पंजाब का भला हो। और मेरी जो जिम्मेदारी लगाई जाएगी मैं कोशिश करूंगा स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पंजाब में, हिंदुस्तान में, जो हम बेटर कर सकें। हम ओलंपिक में जाते हैं, हम 2 मेडल लेके आते हैं, ऐसी खुशी मनाते हैं कि जैसे बहुत कुछ कर लिया। मुझे लगता है इंडिया जैसे कंट्री को कम से कम 200 मेडल लेके आने चाहिए, तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। जिन डॉक्टर संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी की तरफ से नामांकन किया है वो भले ही परिचित चेहरा न हो, लेकिन पंजाब की चुनावी जीत में वो आम आदमी पार्टी के बड़े रणनीतिकार रहे हैं। डॉक्टर संदीप पाठक पिछले 3 साल से पंजाब में डेरा डाले हुए थे। उन्होंने बूथ लेवल तक संगठन तैयार करने का काम किया। डॉक्टर पाठक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से पीएचडी की है। वो आईआईटी दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर संदीप पाठक पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के चाणक्य बताए जा रहे हैं। इन तीनों के अलावा जिन 2 और लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है उनमें दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं। इनमें एक हैं पंजाब की मशहूर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और बड़े उद्योगपति अशोक मित्तल, और दूसरे हैं लुधियाना के बड़े एक्सपोर्ट कारोबारी संजीव अरोड़ा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने गंभीर आरोप लगाया, कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राज्यसभा सीटें बाहरी लोगों को बेच दी। 5 राज्यसभा के मेंबर भेजे और उन लोगों को भेजा जिनका पंजाब के मुद्दों से, पंजाब के लोगों से और सिक्खी से कोई सरोकार नहीं है। बेची हुई राज्यसभा, दूसरे प्रदेशों को दी हुई राज्यसभा, और आज ना कोई सिक्खी की बात उठाने वाला रह गया ना कोई पंजाबी की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे वो आए थे लोभ लालच देकर, यह बताकर कि हम तुम्हारे भले के लिए आए हैं, फिर लूटते लूटते और एक दिन वाइस रॉय यहाँ पर आकर बैठ गया और क्वीन को रिपोर्ट करने लगा। वही अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। देहरादून में राजभवन पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और माना यही जा रहा है कि अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए वो राजभवन पहुंचे हैं। धामी को उत्तराखंड में विधायक दल का नेता अभी कुछ देर पहले ही चुना गया है। विधायक दल की बैठक चल रही थी जिसमें धामी के नाम पर मोहर लगी है और यहां से निकलकर अब सीधे देहरादून में राजभवन पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परसों मतलब 23 मार्च दिन बुधवार पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।